हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं देश की 10 सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे सीबीआई, रॉ, आईबी, एनसीबी, ईडी और इसी तरह की एजेंसीज़ के बारे में, जो कि जितने भी एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के बारे में। 2012 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया था। ये जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है, इसको यूएसए के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के बेसिस पे लाने के लिए प्रपोज़ल दिया गया था। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी के चीफ एक डायरेक्टर होंगे, जो कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे और होम सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे। एनसीटीसी अपनी पावर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए से ड्रॉ करती है। एनसीटीसी को छूट होता है कि पूरे कंट्री में कहीं भी कभी भी रेड कर सकती है और उसके लिए किसी भी स्टेट से प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एजेंसी को अगर किसी भी स्टेट में कोई ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ के लोकल पुलिस से परमिशन लेनी आवश्यक हो जाती है। एनसीटीसी के इसी विशेषाधिकार को बहुत सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया और ये कहा कि ये जो एक्सक्लूसिव पावर है वो स्टेट और सेंटर के रिलेशन को ख़राब करेगा और जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अब बात करते हैं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक रेप्यूटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। आईबी के चीफ होते हैं डायरेक्टर और ये जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर भी होते हैं। आईबी का काम काउंटर इंटेलिजेंस टेररिज्म का भी होता है। अब बात करेंगे रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं रॉ हमारे देश के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1968 के पहले जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, वही इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी, लेकिन 1968 के बाद से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेपरेट कर दी गई है। रॉ जनरली 4 डिपार्टमेंट को ही प्रीफर करती है लोगों को रिक्रूट करने के लिए। पहला हो जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद से इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस को लेती है, उसके बाद से मिलिट्री सर्विसेज से लोगों को ले लेती है और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लोगों को लिया जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट से लोगों को लिया जा सकता है, लेकिन प्रिफरेबली इन्हीं 4 डिपार्टमेंट से लोगों को लिया जाता है। रॉ के चीफ डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट में, जो कि आंसरेबल होते हैं डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी को। रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है और कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया और बाद में इसी का नाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर दिया गया। फंडामेंटली सीबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अगेंस्ट माना जाता है, क्योंकि जो सीबीआई का पैरामाउंट कंसिडरेशन है वो नेशनल रेवेन्यू की सिक्योरिटी करना, यानी अगर किसी भी तरह से करप्शन वगैरह का इशू होता है या फिर कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं या इस तरह की कोई भी बात होती है जो कि नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करे या कोई बहुत ही सीरियस क्राइम हो जाए, तो वहाँ पे सीबीआई को कॉल किया जाता है। सीबीआई का जो प्राइमरी रोल है वो नेशनल इकोनॉमी के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसा कि सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। अब सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर आती है और ये
नोडल पुलिस का काम करती है इंटरपोल के लिए। सीबीआई का जो मेन एरिया ऑफ फंक्शन है वो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, एंटी करप्शन के केसेस हो गए, या फिर जो स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है सीबीआई को किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब हम बात करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए के बारे में। 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद से पार्लियामेंट के एक्ट से एनआईए का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका इस्टेब्लिशमेंट एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कर्व करने, मॉनिटर करने और इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया गया था। एनआईए सिर्फ इन 8 लॉज में ही डील करती है, जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982, सार्क कन्वेंशन, सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1993, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स against safety of maritime navigation and fixed platforms on continental shelf act 2002, weapons of mass destruction and their delivery systems, prohibition of unlawful activities act 2005 और आईपीसी के चैप्टर 6 में दिए गए जो भी ऑफेंसेस हैं और सेक्शन 489A से 489E आईपीसी के धाराओं के तहत जो भी अपराध आते हैं, एनआईए इन सारे अपराधों और कानूनों में डील करती है। जो नेक्स्ट एजेंसी है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद से इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात चलने लगी थी और इसका जो बेसिक पर्पस है वो डेटा कलेक्शन, डेटा का प्रिजर्वेशन, डेटा एनालिसिस, ये सारे काम ये एजेंसी करती है। और जो बेसिक इसका काम है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके डेटा, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके डेटा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके डेटाज़ को एक साथ मर्ज करना, एक साथ मेंटेन करना, एक साथ एनालाइज करना होता है, जिसको कभी भी कोई भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ या इंटेलिजेंस एजेंसी एक्सेस कर सकती है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को बहुत सारे अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा और अपोजिशन का ग्राउंड ये था कि ये जो लोगों की प्राइवेसी है उसमें सेंधमारी करेगी या जो लोगों की प्राइवेसी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी या डेटा लीक हो जाएगा। चूँकि ये प्रीवियस जो इंडिया की हिस्ट्री रही है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज से डेटा लीक हुआ है, जिसमें आधार डेटा लीक एक मेजर वो एग्जाम्पल है इसका। जो नेक्स्ट एजेंसी है वो है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नाम से ही पता चल रहा है इस एजेंसी का काम होता है जितने भी क्राइम्स होते हैं अक्रॉस द नेशन उसका कलेक्शन करना और उसको एक सीक्वेंस में मेंटेन करना, जिस तरह से आईपीसी में प्रोवाइड भी किया गया है। जो नेक्स्ट एजेंसी है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो भी अनलॉफुल ड्रग्स हो गए या इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस हो गए उनका अनलॉफुल यूज़ कंट्रोल करती है। यानी कि कोई भी इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल एट्सेट्रा मेडिकल पर्पजेस के अलावा कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एनसीबी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन एजेंसी का काम करती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बीच में और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इनके बीच में। जो नेक्स्ट एजेंसी है वो है डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंतर्गत आता है और ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इस एजेंसी का बेसिक जो ड्यूटी होती है वो सारे प्रोहिबिटेड आइटम्स जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसा जिनके इंपोर्ट पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है या फिर बिना कस्टम ड्यूटी के पे किए या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते, उनको रोकना होता है। नेक्स्ट एजेंसी है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि 1970 में सेटअप किया गया और इसका काम होता है जो पुलिस महकमे का
इश्यूज़ होते हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जा सकता है। यानी अगर लबोलवाब बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। ये एजेंसी जितने भी प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कि जो प्रिजनर्स हैं उनका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, और उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा सके। जो नेक्स्ट एजेंसी है वो है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, जो कि बेसिकली 2 लॉज में डील करती है। पहला है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और दूसरा है फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा में काम करते हुए इस एजेंसी का काम है कि जो भी अमाउंट इंडिया में आना है वो आया या नहीं, और अगर नहीं आया तो उस अमाउंट को लाना और या फिर उस अमाउंट का आना इंश्योर करना इस एजेंसी का काम है। और अगर वो अमाउंट नहीं आता है तो जो ऑफेंडर होता है या जो डिफ़ॉल्टर होते हैं उन पे पेनल्टी लगाई जाती है और वो पेनल्टी वसूला जाता है। जब ये एजेंसी पीएमएलए में डील करती है तो इस एजेंसी का काम होता है कि जो भी क्राइम से पैसे कमाए गए हैं उन पैसों को सरकार के खाते में जमा करवा देना, यानी कि वो क्राइम से आए हुए सारे प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में मर्ज करवा देते हैं। दोस्तों, पीएमएलए पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग सही से समझना है तो आप हमारे वीडियो को या तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे चेक कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।